यस ना? हो गया। ओके सर, यस सर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा देखो, तो स्टार्ट करेंगे सर आज का जीएसटी क्लास। और जीएसटी में एक्चुअली मैं लास्ट दिन आप लोगों ने एग्जामेशन के बारे में बात किया था, ठीक है? जीएसटी के अंदर एग्जामेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली जो प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगता है, नील रेटेड, ठीक है? नोट्स मैंने शेयर किया था सबको एग्जामेशन का। समरी नोट शेयर किया था? अगर नहीं किया ना तो वापस ले लेना सर मेरे से, बिकॉज वहाँ पर ना समरीटिकली काफ़ी अच्छा डिस्कस किया हुआ है। तो सर आज क्या होगा सर, आज एग्जाम्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, ठीक है? जीएसटी एग्जाम्शन से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, और कितना डेप्थ में आपको एग्जाम्शंस को पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ वो एग्जैक्टली वैसा हो, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्शन से पूछता है नॉर्मली, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप एक बार मुझे कंफर्म करना। स्क्रीन शेयर है ना सर? यस सर। ओके सर, अच्छा तो एक सेकेंड, जैसे कि अच्छा ये एक टॉपिक ना बार बार छूट रहा है, तो आज मैं थोड़ा बता दूंगा। मैं रोज थोड़ा सोचता हूँ कि बोल दूंगा, एक बार बोल दूंगा, भूल जाता हूँ। आज एक बार बता ही देते हैं। लेकिन मेनली जो मेन मेन जो डिस्कशन का इच्छा या मैं करूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज ये जो एग्जाम्शंस फ्रॉम जीएसटी हैं, इस टॉपिक से मैं बात करूंगा, और यहाँ से ना एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है? एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चंस होता है और आपको किस तरह से एग्जाम्शंस को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? आज क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आंसर होना भी जरूरी होता है, नहीं तो ना बड़ा बोरिंग सा लगता है और समझ में नहीं आता करें तो क्या करें, ठीक है? तो नॉलेज टेस्ट करेंगे सर। अच्छा एक बात, एचएसएन कोड के बारे में क्या ख्याल है सर? ख्याल बस इतना सा है कि ये गुड्स जो होता है ना, जिसमें जीएसटी का जब भी आप बिल देखोगे, इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस जब भी आप देखोगे ना, तो उसमें आप देखना कि ये एचएसएन कोड होता है। एक होता है एचएसएन कोड और एक होता है एसएससी कोड। ये चीज अगर आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपको दिख जाएगा। सर्विस के केस में एसएससी कोड रहता है, ठीक है? और गुड्स के केस में एचएसएन कोड रहता है, ठीक है? सर्विस के केस में रहता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ओके, और गुड्स के केस में रहता है एचएसएन कोड, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। अब आप बोलोगे सर क्या है ये चीज, चलो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली भी बहुत इसका इंपॉर्टेंस है सर। मैं आपको दिखाता हूँ, जीएसटी इनवॉइस, अगर एक इनवॉइस मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलो एक बढ़िया सा नाम मिला है, हाँ, यस, श्री गणेशा, ठीक है? देवा श्री गणेशा, कुछ दिन पहले गणेश जी का पूजा गया सर, जन्मदिन गया गणेश जी का। ये रहा श्री गणेश कैटरिंग सर्विस का आंध्र प्रदेश का एक बिल, ये मैं रैंडमली पिक किया, आपके आंखों के सामने हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो सर, ये एक पूरा कंप्लीट एक जीएसटी बिल है, जिसमें जीएसटी का इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, रेफरेंस नंबर है, पैन नंबर है, स्टेट है, जीएसटी है, ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कोड होता है जीएसटी, वो भी है। फिर आपका कस्टमर नाम, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। लेकिन सर सब कुछ तो ठीक ठाक है। आइटम भी देखो सर, ड्राई फ्रूट्स पैक है, फ्रेट है, सैफरॉन है, ठीक है? फ्रेट 5% 5% का है,
रेट आइटम रेट देखो, डिस्काउंट आइटम अगर कुछ है तो डिस्काउंट भी देता है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना चार्ज कर रहा है, सेल्स कुछ है ही नहीं, सब सब मिला के आपको दिया है। बट इन सबके बीच में ये बड़ा अजीब टाइप का बात है। देख रहे हैं सर आप लोग, HSN एंड SSC, बाकी सब तो आप लोग नॉर्मल में समझ पा रहे थे। कोई भी जो जो कुछ नहीं जानता वो भी थोड़ा बहुत समझ ही लेगा कि क्या है। हाँ या ना बोलो। आप लोग तो CA CMA हो सर, आप लोग सब CA CMA हो, आप लोग तो फिर भी जान जाओगे। लेकिन नॉर्मल इंसान जिनको इतना GST वगैरह का नॉलेज नहीं है, उनको ये बात समझ में नहीं आएगा। आम तौर पे बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ। तो आम लोग ये सब समझ जाएगा कि क्या रेट है, क्या आइटम है, क्या डिस्काउंट है, क्या टैक्सेबिलिटी है, CGST SGST भी आजकल आइडिया है लोगों को, थोड़ा बहुत जो बिजनेस करता है। लेकिन ये HSN SSC के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम करता है। तो वही बात, ये ना एक्चुअली ये टॉपिक कहाँ था बोलो तो, ये टॉपिक चार्ट्स के अंदर था। ठीक है, तो मैं वहां पर ना सोचा था कि बोल दूंगा, पर बोलते 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 रह गया, तो आज याद आ गया, बोल देता हूँ। सो व्हाट इज HSN कोड? ये जो कोड आपको टैक्स इनवॉइस में दिखता है, ये क्या है? ठीक है, इसको फाइंड भी करना पड़ता है कई बार, पता नहीं लगता कि HSN फाइंडर भी होता है, गूगल करो ना HSN फाइंडर भी मिलेगा आपको। ठीक है, ये हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। तो व्हाट इज दिस HSN? क्या जरूरत पड़ गया इसका? ध्यान से सुनना, ज्यादा बात नहीं करूंगा, फटाफट करने का कोशिश करूंगा। HSN code stands for Harmonized System of Nomenclature. This system has been introduced for the system classification of goods all over the world. दुनिया भर में गुड्स को क्लासिफाई करने का एक टेक्निक है HSN। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके सर। वर्ल्ड वाइड गुड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, इंडिया में हम लोग किसी गुड्स को किस नाम से जानते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा बोला जाता है। ठीक है, इंडिया में हम लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी हम लोग इंग्लिश भी काफी बोलते हैं, बहुत ज्यादा। इवन इंग्लैंड से ज्यादा इंग्लिश स्पीकर यहाँ पर है, इंग्लैंड से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में बिकता है। हाँ सर, मोर देन इंडिया, मतलब इंग्लैंड का डबल, डबल से भी ज्यादा होगा। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, 140 करोड़ की। इंग्लैंड का टोटल पॉपुलेशन हार्डली 5 से 10 करोड़ के बीच में होगा, वो भी नहीं होगा आई थिंक। तो इंडिया में कम से कम 20 से 30 करोड़ लोग तो प्योरली इंग्लिश में बात कर ही लेता है। ठीक है, सो और इसके अलावा नॉर्मली इंग्लिश का एक अलग ही क्रेज है हमारे देश में। कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, ख्याल कैसा, इफ यू डोंट नो इंग्लिश इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा सिचुएशंस हो गया। जो भी हो, तो इंग्लिश का अलग ही क्रेज है। अच्छा, अब बात करते सर, फ्रेंच इज देयर, जर्मनी इज देयर। ठीक है, इंटरनेशनली चाइनीज भाषा तो बहुत पॉपुलर है, जापानीज भाषा, बहुत सारे लैंग्वेज है। अब सबको अगर अपने अपने लैंग्वेज में गुड्स का नाम लगाना चालू करें तो बस बात खत्म, है ना। तो इसलिए गुड्स को क्लासिफिकेशन करने का एक बड़ा सुंदर सा टेक्निक दुनिया भर में बनाया गया है सर। हर कंट्री अपना अपना बनाते हैं। तो HSN कोड इज a 6-digit यूनिफॉर्म कोड that classify 5,000 plus product and is accepted worldwide। यही बात है। जैसे आजकल अकाउंटेंसी में आप लोग अगर खबर रखते हो, जो लोग अकाउंट्स का स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वर्ल्ड ना ग्लोबलाइज हो रहा है और हो चुका है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन में इंडिया एक बहुत अच्छा लीडरशिप भी ले रहा है। वन ऑफ द लीडर, वन ऑफ द important leader in the globalizations in the current scenario। तो कॉन्सेप्ट इज दैट अकाउंटिंग में जैसे स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे ग्लोबलाइज किया गया, कि ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ ताकि इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ज्यादा डिफरेंसेस ना हो, इसलिए इंड एज डेवलप किया गया। अकाउंट्स जो लोग पढ़ते हो उनको पता है अच्छे तरह से। सिमिलर तरीके से, सिमिलर तरीके से ये सब कोड को भी इसी तरह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस किया गया। ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से। कस्टम्स माने जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट संभालते हैं ना, उसको कस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो पोर्ट के थ्रू से जो होता है ना, स्पेशली सी पोर्ट, उसके थ्रू से जितना सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के थ्रू से मेन बिजनेस चलता है। दुनिया भर का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो मेनली कस्टम्स के थ्रू से ही होता है ना। तो चाहे एयरपोर्ट के थ्रू से हो, चाहे सी पोर्ट के थ्रू से हो, पोर्ट तो दोनों ही है, या तो एयरपोर्ट या तो सी पोर्ट, है ना।
जो भी हो, पोर्ट तो पोर्ट है सर। सो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1988। तो बहुत नया बात नहीं है सर, सब पुराना बात, ठीक है, मेरे जन्म से भी पहले है सर, 1988। ओके, हाउ डज HSN कोड वर्क? It is about 5,000 commodity groups, each identified by a 6-digit code. ठीक है, 5,000 commodity groups, each identified by a 6-digit code. इसका एक 6 डिजिट कोड होता है, अरेंज्ड इन ए लीगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। और इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है HSN कोड को, जो लीगल भी है और लॉजिकल भी है। इट इज सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल्स टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं समझाता हूँ सर, ये कोड से प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ वाई इज HSN इंपॉर्टेंट, है ना, FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, गूगल भी करोगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, FAQ। वाई इज HSN इंपॉर्टेंट? द मेन पर्पस ऑफ HSN इज टू क्लासिफाई गुड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड in a systematic and logical manner, and this brings in a uniform classification of goods and facilities in international trade। अरे वाह, क्या गजब का पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए HSN कोड को डेवलप किया गया, ताकि ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत ना हो। बढ़िया है सर, है ना, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, HSN वर्ल्ड वाइड, द HSN सिस्टम इज यूज्ड बाय मोर देन 200 कंट्रीज एंड इकोनॉमीज। ऐसे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 210 के आसपास का कंट्री है सर, अप्रॉक्स। सर अप्रॉक्स क्यों? सर वही कुछ कंट्रीज में कुछ फॉल्ट है ना, जैसे चाइना बोलता है, ताइवान बोलता है ये हमारा नहीं है, ठीक है, चाइना बोलता है ये हमारा है, ऐसा ऐसा बहुत सारे कंट्री में डिस्प्यूट है। ठीक है, तो उस तरह से, तो जो भी हो, यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन बेस फॉर देयर कस्टम्स टैरिफ एंड कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ओवर 98% ऑफ द मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज माने प्रोडक्ट, ओके, मर्चेंडाइज माने प्रोडक्ट, 98% of the merchandise in international trade is classified in terms of HSN। इंटरनेशनल जितना प्रोडक्ट का ट्रेडिंग होता है सर, उसमें से 98% ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मर्चेंडाइज को क्लासिफाई किया गया है HSN के थ्रू से। अब आपको कुछ एग्जांपल कराने से आपको क्लैरिटी मिलेगा। ऐसे बाकी आपको मैं एक चीज भी दिखा दूंगा कि क्या चीज फाइंड आउट कैसे करते हैं। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नंबर ऑफ ईच कमोडिटी, हर प्रोडक्ट का अपना अपना है, is accepted by most of the countries। HSN number remains same for almost all goods। However, HSN number used in some of the countries varies little based on of the nature of the goods classified। India is a member of World Customs Organization since 1971। ठीक है, it was originally using 6-digit HSN code to classify commodity। India originally 6 डिजिट का HSN कोड यूज करता है क्लासिफाई करने के लिए कमोडिटी को, फॉर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। बाद में, अच्छा अब कोई बोलेगा सर सेंट्रल एक्साइज क्या है? डिपार्टमेंट है रे बाबा। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो डिपार्टमेंट काम करता है ना, उसे कस्टम डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करता है? कस्टम। इसलिए जो लोग कस्टम टैक्स के बारे में भी जानते होंगे, ऐसे फाइनल में CA वाले को फाइनल में पढ़ा जाता है कस्टम एक्ट, CS एंड CMA वाले इसको इंटर में ही पढ़ेगा। ठीक है, जिन लोगों का है पढ़ना पड़ेगा सर, CS एंड CMA स्टूडेंट्स कस्टम्स एक्ट इंटरमीडिएट लेवल में ही पढ़ लेता है। सो जब भी हो, चाहे फाइनल में पढ़ो चाहे इंटर में पढ़ो, पढ़ना तो है। और अगर ना भी है सिलेबस में फिर भी पढ़ो सर क्या बात करते हो? हाँ सर, आपको पता नहीं सर, जिंदगी सिलेबस से नहीं चलता है, जिंदगी नॉलेज से चलता है। जितना हो सके नॉलेज लेते जाओ, ऐसे सिलेबस में है। आप CMA में नहीं, और फिर कहाँ होगा यही तो है सब कुछ। अच्छा देखो, अच्छा however HSN number used in some of the countries varies little। अच्छा इंडिया क्या है सर? सेंट्रल एक्साइज, एक्साइज डिपार्टमेंट क्या होता है? एक्साइज डिपार्टमेंट सर, नॉर्मली ये डिपार्टमेंट आजकल काम थोड़ा कम करता है, अभी GST आ गया ना, लेकिन अभी भी है। एक्साइज डिपार्टमेंट में ना एक्साइज ड्यूटी बोल के एक चीज होता था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, GST सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको। लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट माने जब मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट गोडाउन से निकलता है तब लगता था। ठीक है, इसलिए एक साथ ये दोनों नाम आता था, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। अभी भी डिपार्टमेंट है, कोलकाता में भी ईस्टर्न का हेडक्वार्टर है। चलो ठीक है, तो कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ने ये क्लासिफाई किया था। लेटर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एडेड 2 more डिजिट्स, बाद में और 2 डिजिट ऐड किया। पहले 6 डिजिट का होता था, अब 8 डिजिट का होने लगा।
ताकि और प्रिसाइज माने और क्लैरिटी देने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट है। मैं समझाता हूँ आपको, रुको सर। रिजल्टिंग इन 8 डिजिट क्लासिफिकेशन, तो क्या हो जाता है उसमें 8 डिजिट का क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब आप बोलोगे सर पहले 6 था तो 8 का जरूरत क्यों पड़ा? बोला ना सर, प्रिसाइज और क्लियर कट बताने के लिए, और क्लैरिटी के साथ प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। सर क्यों जरूरी क्या है? सर वही बोला ना आपको, ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में फैसिलिटी मिलता है। किस तरह का फैसिलिटी? अरे इजी हो जाता है हैंडल करने में, पैकेज देख के समझ में आ जाएगा, कोड देख के भी ये कौन सा प्रोडक्ट है, उसमें टूटने वाला प्रोडक्ट है, मैंने फ्रेजाइल है कि कांच का है कि कपड़ा है कि खाने का प्रोडक्ट है, क्या है उसके अंदर। अब क्या पैकेट खोल खोल के तो नहीं देख सकते ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया, स्कैन करके पता लग जाएगा। HSN structure contains 21 sections, 99 chapters, 1244 headings and 5224 subheadings। ये मैंने आपको जब चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ा रहा था उसके अंदर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब ये कोड को डिफाइन किया गया तो इस तरह से सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग करके एक एक चीजों को बताया गया। हर एक सेक्शन चैप्टर में डिवाइड होता है, हर एक चैप्टर हेडिंग में डिवाइड होता है, और हर एक हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड होता है। सेक्शन एंड चैप्टर टाइटल्स डिस्क्राइब ब्रॉड कैटेगरी ऑफ गुड्स। सेक्शन में क्या है? सेक्शन एंड चैप्टर में गुड्स का जो मेन कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी, उसको बताते हैं। जब हेडिंग में या सब हेडिंग में प्रोडक्ट का डिटेल्स रहता है। एक एग्जांपल करो, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। जब हम लोग चार्ज अंडर जीएसटी पढ़े थे ना सर, ये चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार बोलते बोलते रह गया सर, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो हेडिंग सब हेडिंग का बात मैं करा करा ना सर, ये देखो इस तरह से आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कैसे गुड्स को क्लासिफाई किया गया, सेक्शन, फिर चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर टैरिफ आइटम, मैंने टैक्स का जो वैल्यूएशन है। ठीक है, इस तरह से वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया। गुड्स को क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका है, और उस क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है HSN और SSC। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रहा है। सिमिलर तरीके से सर्विस को भी किया गया है, वही सेम, चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग्स, ग्रुप एंड टैरिफ आइटम और सर्विस कोड, थोड़ा सा फर्क हो गया। ठीक है, गुड्स के केस में सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, और सर्विस के केस में क्या होगा सर? चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग, ग्रुप, टैरिफ आइटम और सर्विस कोड। इस तरह से नॉर्मली होता है। टैरिफ कोड माने वही सर, रेट्स, कि किस गुड्स में क्या टैक्स रेट चल रहा है, उसी को टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ या टैक्स एक ही बात होता है। सर कितना अलग अलग भाषा यूज करता है। अरे सर माथा खराब हो गया। अब क्या है ना, जब हम लोग देश का भाषा छोड़ के दूसरे देश का भाषा लेना चालू कर दिए, अब इंटरनेशनल उनका क्या है ना, दबदबा रह गया लास्ट 100-200 साल में। अब हम लोगों के लिए उनका भाषा थोड़ा सा क्या हो गया ना, लैंग्वेज थोड़ा, अरे भाई एक ही लैंग्वेज तो है, एक भाषा बोलो, उसका भी अलग अलग है। जैसे हम लोग भी हिंदी, बंगाली सब संस्कृत से हैं, अलग अलग लैंग्वेज यूज कर ही लेते हैं ना, ऐसा ही है सर। अच्छा देखो, अब इधर देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है। किस तरह से, बार बार बोल रहा हूँ सर, सेक्शन, सबसेक्शन, ठीक है, हेडिंग, सब हेडिंग, इस तरह से। अब आप लोग तो जानते हो ना, हैंडकरचीफ का मतलब जानते हो ना? हैंडकरचीफ को क्या बोलते हैं सर नॉर्मल भाषा में? अरे नॉर्मल लैंग्वेज में हैंडकरचीफ का मतलब क्या है? रुमाल, रुमाल बोलते हैं ना। अब रुमाल जो है वो बेसिकली एक टेक्सटाइल मैटर है ना, कपड़ा है ना, तो टेक्सटाइल है। अब कपड़ा कितना तरह का होता है, किसी में पैंट होता है, किसी में शर्ट होता है, किसी में जीन्स होता है, किसी में रुमाल होता है, किसी में क्या क्या होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर एक कोड दिया है, 2 4 6 कोड देख रहे हैं सर, 62.13.90, 62.13.90। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहला 2 डिजिट 62 रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर ऑफ द आर्टिकल और अपैरल, आर्टिकल ऑफ अपैरल, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज नॉट नीटेड और कोर्सेटेड। नीटेड नहीं है या कोर्सेटेड नहीं है, इस तरह का जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, नीटेड नहीं है, आई थिंक ऊल का जो होता है उसको नीटेड बोलते हैं ना सर? बुना हुआ। हाँ सर बोलो। जिसको ऊल यूज करते हैं ना,
अरे वूलन चीजें नहीं जानते हम लोग, कपड़ा, ठंडा कपड़ा पहनते नहीं, ऊल का। हाँ सर, तो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ओके सर। और क्या बोल दिया सर? कोर्सेटेड, इसका मतलब क्या होगा? यह क्या चीज होता है? वही बुनाई करके जो चीजें होते हैं, वही ऊल का ही बात कर रहे हैं सर। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ, इसको इंग्लिश में कोर्सेटेड ऐसा कुछ बोलते हैं। ऊल एंड अदर थ्रेड वगैरह ये सब यूज किया जाता है। तो ऐसा चीज नहीं है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 6 2 बताता है। तो पहला टू टू डिजिट रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर ऑफ आर्टिकल और अपैरल एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज नॉट नीटेड और कोर्सेटेड। नेक्स्ट जो 2 डिजिट है 1 3, ओके, रिप्रेजेंट द हेडिंग नंबर फॉर अ हैंडकरचिप्स। फाइनल लास्ट दो डिजिट है, that is 90 is the product of code for handkerchiefs made of their textile materials। कि किस मटेरियल से बना हुआ है, माने कॉटन का है, सिफॉन का है, क्या क्या होता है, टेरिकॉट का है, टेरिलिन का है, बहुत सारे अलग अलग कपड़ा का मटेरियल होता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। नायलॉन का है, नाइलन सॉरी, नाइलन का है, किस चीज का है, माने किस तरह का टेक्सटाइल है, उसको बताते हैं। तो इससे ना पता लग जाएगा कि ये चीज क्या क्या चीज है उसके डबले के अंदर, बक्सा के अंदर क्या चीज है, ये पता लग जाता है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मली 6 डिजिट यूज किया जाता था, अब साथ में और भी 2 डिजिट ऐड हो गया ना आजकल। तो इफ दी हैंडकरचीफ्स आर मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर, अगर ये मैन मेड फाइबर से बना है तो फिर HSN कोड हो जाएगा 0.10 और सॉरी .10। ये जो 10 रिप्रेजेंट करता है मैन मेड फाइबर को। इफ दी हैंडकरचीफ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क, तो फिर और एक कोड ऐड हो जाएगा, दैट इज .90। बात समझ में आया सर? चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम। बात समझ में आया, बोलो। मलमल का कुर्ता, समझ गए सर? जैसे ये किस चीज का बना हुआ है, सिल्क का है। अरे माथा ते गचे, समझ में आया रे बाबा, बोलो हाँ या ना। HSN कोड का यूज क्लियर है सर? यस सर। ओके, अंश में तो बहुत जोर से बोला यस सर, बाकियों का भी थोड़ा सुन लूं। रिपायन, पुनिका, प्रिया, बोलो सर, राहुल, सनोन, आयन, टेल मी सर, ठीक ठाक लग रहा है? यस सर। ऐसा, अच्छा ठीक। जैसा HSN कोड के बारे में इसके बारे में बोला, एक एग्जांपल आपको काफी अच्छा हेल्प कर दिया ना। सिमिलरली सर्विस का भी होता है। अब सर्विस के केस में इसको ना सर्विसेज अकाउंटिंग कोड के नाम से बोला जाता है, SSC इन GST। So like goods, services are also classified uniformly for recognitions, measurement and taxation, है ना, क्योंकि सर्विस भी टैक्सेशन होता है। कोड फॉर सर्विस आर कॉल्ड सर्विस अकाउंटिंग कोड और SSC। फॉर एग्जांपल लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपको पता है ना सर, ये सब आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, टैक्स में भी बार बार सुनते हो मेरे से। पेटेंट करवा लिया, कॉपीराइट माने कोई भी चीज आपने बनाया, किताब लिखा, मूवी बनाया, है ना, या कोई भी आपके आपका स्पेसिफिक है आपका, या आपका आपका ही है, तो पेटेंट, जब कोई डिस्कवरी पे पेटेंट लगाते हैं, कोई फॉर्मूला पे पेटेंट बनाते हैं, है ना, कोई इनोवेशन पे पेटेंट लगाते हैं, है ना, डिस्कवरी पे हो सकता है, इनोवेशन पे हो सकता है ना, या फिर किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, माने जो आप बुद्धि लगा के यूज बनाए सर, उसको इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो चीज आप अपने बुद्धि से किए हैं उस पर आप अपना पेटेंट लगा दो, ताकि कोई वो कॉपी करके दूसरे मार्केट में अपना बोल के बेच ना पाए। सर ऐसा होता है क्या? हाँ सर ऐसा होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा केस बन जाता है। लोग दूसरे का लोगो चोरी कर लेना, ठीक है। सपोज कोई अगर एप्पल का फोन बना के, जैसे मार्केट में आजकल एप्पल का डुप्लीकेट लोगो एक टाइम पे बहुत चला है ना, आज भी चलता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि इंडिया है। यहाँ पर हर तरह का कस्टमर है। एडिडास का लोगो, हाँ, रिबॉक का डुप्लीकेट लोगो में, इवन कैलकुलेटर में भी कैसियो नाम पे कितना डुप्लीकेट कैलकुलेटर मार्केट में बिकता है। अब कंपनी ना कुछ कर नहीं पाता बिकॉज ये इंडिया है।
यहाँ पर रोकना नामुमकिन है। सिर्फ नॉलेजेबल लोग ही पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इंडिया गजब का देश है सर, ठीक है। यहाँ पर जो जाने वो भी बहुत कुछ जानता है, जो कुछ नहीं जानता वो भी बहुत कुछ जानता है। अब ये परखने वालों के ऊपर है। इसलिए इंडिया में लोगों के अंदर इतना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी होते हैं कि सही गलत का फैसला अगर कोई देश कर सकता है, इंडिया के लोग ही कर सकता है। सर कैसे? क्योंकि इतना वेराइटीज और कहीं नहीं मिलेगा। इतना वैरायटी और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो भी हो, इसलिए पेटेंट कॉपीराइट इंडिया में होके भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं है। सीरियसली दुनिया का ऐसा एक लिस्ट आया था कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका पेटेंट को, मैंने बेसिकली पेटेंट तो है उनका बट वो कुछ कर नहीं पाता है। अब इंडियन, अभी दुर्गा पूजा आ गया, दिवाली आ गया, अब इंडियन मार्केट में विजिट करो, आपको डुप्लीकेट लोगो कितना मिल जाएगा आप देखना। ब्रांडेड लोगो, माने ब्रांड कुछ और ही है। अब ऐसे तो ये किसी का ब्रांड का लोगो का आप यूज नहीं कर पाते ना सर, क्योंकि उसको उसका पेटेंट है। अब किस किस के पीछे लगेगा, कितने लोगों को जेल में डालेगा या कितने लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल बात हो गया। और लोग भी खरीदते हैं जूता में, शूज में तो बहुत है। हाँ, एडिडास का लोगो लगा क्या? एडिडास का जूता सच में वो एडिडास नहीं है, रिबॉक भी नहीं है, लेकिन लोगो लगा दिया, नाम चिपका दिया। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सच में सही मतलब है या नहीं। सही बोला कि नहीं बोला रे? ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर, तो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं रहता है केस करने के लिए ज्यादातर। वही तो, इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ सही बोला कि कंपनी के किसके अगेंस्ट में केस करेगा, पागल हो जाता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ये देखो सर, तो यहाँ पर एक कोड भी दे दिया सर, 998213। द फर्स्ट टू डिजिट आर नेम ऑफ ऑल सर्विस, दैट इज 99, ठीक है, सर्विस का पहला टू डिजिट है। सेकंड 82 है, रिप्रेजेंट द मेजर नेचर ऑफ सर्विस, जैसे ये लीगल सर्विस के लिए लागू होता है 82। एंड लास्ट जो 13 है वो रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ सर्विस, जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन को, पेटेंट के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो 13 को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से कौन सा सर्विस है, क्या सर्विस लेके आए हो, इस तरह। तो HSN इन GST, जैसे नॉर्मली HSN कोड टू बी डिक्लेयर्ड अप टू 31 मार्च 2021 का डेटा है ये, कि अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, ठीक है, तो क्या उनको HSN कोड डिक्लेयर करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, ठीक है। अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का है तो क्या उनको HSN कोड डिक्लेयर करना पड़ेगा इनवॉइस पे, ठीक है। नंबर ऑफ HSN कोड कितना? एटलीस्ट 2 डिक्लेयर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 कोड। मैंने कौन सा सर्विस है, 99 ही बता दो एटलीस्ट। अगर मोर देन 5 करोड़ का है तो कम से कम 4 कोड डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने और क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर 5 करोड़ अप टू है, ठीक है, तो ये हो गया 5 करोड़। अच्छा, अगर 5 करोड़ के ऊपर और भी 4 6 8 जितना लगाना है लगा दो। स्पेशली जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो तो सारा लग जाएगा। तो किस बिजनेसमैन के लिए कितना जरूरी है वो बता दिया। ये हो गया HSN के लिए। और सर्विस के लिए भी ये लास्ट जो डेटा है 1 अप्रैल 2021 का डेटा है। लेटेस्ट अपडेट अपडेट अगर आप चेक कर सकते हो, फिलहाल ये अपडेट तो है। सर्विस के केस में अप टू 5 करोड़ तक का अगर है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट जब B2B होता है, मैंने एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई सर्विस दे रहा है, ऐसा जब टैक्स इनवॉइस जनरेट होता है तो कम से कम 4 HSN कोड बताना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन कोड गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, जब दोनों मिला के हैं। मोर देन 5 करोड़ का हो, अगर B2C है, ऑप्शनल फॉर B2C, ठीक है, 4। और मैंने B2C मैंने बिजनेस टू कस्टमर। और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो इनवॉइस में मैंडेटरी है 6 डिजिट कोड दिखाना, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा सर। और एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये चार्ज अंडर GST में एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। These HSN codes must be declared in every tax invoice issued by the taxpayers under GST, and all 8 digit of HSN is a mandatory in case of export or import under GST. जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे ना, देश के बाहर आपका प्रोडक्ट जाएगा या देश के बाहर से आप प्रोडक्ट ला रहे हो, तब आपको और क्लियरली 8 डिजिट ही मेंशन करना पड़ेगा। Why is HSN important under GST? The purpose of HSN code is to make GST systematic and globally accepted. जो बार बार मैं आपको बता रहा था, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि भाई HSN इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। द पर्पस ऑफ HSN कोड इज टू मेक GST सिस्टमेटिक एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड. HSN codes will remove the need to upload the detailed description of the goods, and this will save the time and make filing
filing easier since GST returns are automated. A dealer or service provider must provide HSN and SSE wise summary cells in GST year 1 as per the current situation में जो भी फॉर्म लगेगा वो फॉर्म में सब भरना पड़ता है। ये सब आप लोग रिटर्न फाइल चैप्टर में डिटेल्स में जान जाते हो ना सर कि किस काम के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए होता है। ये देख यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया, HSN वाइज समरी एंड आउटवर्ड सप्लाई, सेक्शन 1 सेक्शन 2, मैंने HSN जहां पर बताया गया ना सेक्शन, कौन से सेक्शन में किस तरह का प्रोडक्ट को बोला गया है। HSN का जो सेक्शन है ना उसमें सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, जैसे सेक्शन 1 जो है ना लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, सेक्शन 2 वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, सेक्शन 3 एनिमल वेजिटेबल फैट, ऑयल एंड देयर क्लीवेज प्रोडक्ट्स, prepared edible fats, animal and vegetable waxes, section 4 prepared foodstuffs, beverage, spirits, vinegar, tobacco manufactured tobacco substitutes, section 5 mineral products, section 6 product of the chemicals or allied industries, section 7 plastic article, rubber article, etc. section 8 raw hides and skins, leather, fruskins, article thereof, saddle। ये इतना जरूरी नहीं है, नॉलेज इतना जरूरी नहीं है, बट नॉलेज जब रियल लाइफ में काम होता है तब लगता है। जब रियल लाइफ में आप कंपनी के लिए काम करते हो या जीएसटी के लिए काम कर रहे हो ना, तो तब आपको जरूरत पड़ता है एज ए कंसल्टेंट, आपको तब आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है कि भाई इनका क्या प्रोडक्ट है, क्या कोड लगेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को इतना नॉलेज नहीं होता है तो वो कंसल्टेंट के पास इसलिए भागता है। ये देखो जीएसटी रेट्स भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, देख रहे हैं सर, गुड्स एंड सर्विस दोनों का। ये देखो कैसे बोला हुआ है, देख पा रहे हो सर, शेड्यूल, चैप्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है, ये देखो हेडिंग, सब हेडिंग, कोड भी बोला है 0202 ऑल गुड्स, ठीक है, पैकेज्ड एंड लेबल्ड। इस तरह से आप सीबीआईसी का जो साइट है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सर्च करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर है सर, HSN फाइंडर बोल के भी एक है, जैसे ये क्लियर टैक्स है ना, बड़ा पॉपुलर एक कंपनी है इनकम टैक्स वगैरह, यहाँ पर आप HSN कोड लगा के ना आप चेक कर पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्या बोलेंगे, वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीजें मिलेगा। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए आप अपना गो थ्रू करिए, है ना। आजकल तो मार्केट में क्या है ना, पढ़ने का सोर्सेस का अभाव नहीं है, प्रॉब्लम है कि पढ़ने का टाइम नहीं देता है लोग। जब कुछ नहीं था तब कहाँ से पढ़े, ये होता था एक्सक्यूज। आजकल प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से पढ़ेगा ये प्रॉब्लम नहीं है, कब पढ़ेगा ये प्रॉब्लम है। ओके, कहाँ चला गया भाई मेरा नोट्स, हाँ इधर, ठीक है, तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है, चेक कर लेना। अच्छा कभी कभी ना और एक चीज होता है, व्हाट इज EUQC। अब ये UQC क्या है थोड़ा जान लो, यूनिक क्वांटिटी कोड, ठीक है, कितना केजी है, लीटर है, इसका भी कोड होता है। UQC stands for unique quantity code. In simple terms, it is a unit of measurement such as 1 किलो और 1 लीटर, और मतलब अगर लिक्विड होगा तो लीटर में होगा, और अगर हार्डनेस कुछ होगा तो केजी में होगा। तो कौन सा केजी में, उसका भी अलग कोड होता है। As per the CGST rule, any tax invoice, credit note, debit note must have UQC और quantity unit। जैसे कि एग्जांपल 1000 मीटर ऑफ फैब्रिक, ठीक है, 1000 मीटर ऑफ फैब्रिक, ये उसका UQC होगा। अब इसका भी अलग ना नोट चार्ट होता है। अब ठीक है, अब इतना जरूरी नहीं, लेकिन क्या है UQC आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो ये सब ना काम को आसान करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को इजी करने के लिए यूज होता है। आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए, आप ये सब लिंक, बैक लिंक में भी जाके चेक कर सकते हो, ऑनलाइन में आपको काफी डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जितना मैं आपको बताया इतना आप लोगों के लिए जरूरी है, इतना तो जानना पड़ेगा सर, इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। HSN और SSE कोड इनवॉइस में रहता है, क्यों रहता है, क्या क्या कारण होता है, क्या नॉलेज चाहिए उसके लिए, एग्जाम में सवाल भी आता है। ओके ना सर, बोलो, समझ में आ गया ना। अरे कह दो सर, थोड़ा हाँ ना बोलने के लिए GST थोड़ी देना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर, यस, बिना GST का मेरे को जवाब मिला है, ठीक है।
जवाब देने के लिए भी जीएसटी। सर आजकल कुछ भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट गैम्बल बेटिंग ऐप के लिए क्या बोला, अगर बेटिंग ऐप में जाके बेटिंग खेलना है, अगर आप 100 रुपया जमा करोगे तो पहले जीएसटी काटेगा सरकार। उसके बाद जैसे ड्रीम इलेवन को 40,000 करोड़ का टैक्स इवेजन नोटिस भेजा है। अ, एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, डेल्टा कॉर्पोरेशन को 13,000 करोड़ का टैक्स इवेजन का नोटिस भेजा है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। अच्छा ठीक है, चलो अब थोड़ा शिफ्ट कर जाओ सर। ये बाकी था, बार बार मिस हो जा रहा था इसलिए मैं थोड़ा बोल दिया। अच्छा लास्ट क्लास जो था ना सर, उसमें मैंने ना लोगों को एग्जामेशन के बारे में काफी बात किया कि सर जीएसटी में एग्जामेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन रियल लाइफ ऑल्सो, एग्जाम रिलेशन में भी और रियल लाइफ में भी एग्जामेशन से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। ठीक है, किसी क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है, सिर्फ डायरेक्ट भी एग्जामेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। पता नहीं, एक पूरा मतलब लिस्ट दे दे और आपको पूछ ले कि भाई क्या टैक्स लाइबिलिटी होगा बताओ। तो कैसे एक इजी क्वेश्चन, चलो मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन इजी है, पर अगर नॉलेज अधूरा होगा तो इजी नहीं लगेगा। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, पूरा खेल नॉलेज से डिपेंड करता है। सर क्यों इतना माथा दर्द खुद का भी करते हो और हम लोग का भी करते हैं? अब क्या करें सर, काम ही दर्द वाला है। दिल में मेरे है दर्द डिस्को। जीएसटी पढ़ने के टाइम पे दर्द डिस्को कर ले। सुनो सुनो, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, डिटरमाइन द जीएसटी पेएबल एट द रेट 18% with respect to each of the following independent service provided by the registered person। ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऐसा एक बंदा है जिनका जीएसटी पेमेंट अमाउंट कितना बोला, 18% था। ठीक है, आपको पूछता है कि डिटरमाइन करके बताओ क्या इनको जीएसटी देना पड़ेगा हर केस में। तो यहाँ पर क्या क्या सर्विस दिया है उसका एक लिस्ट दिया है। ठीक है, अब ये लिस्ट ही है जो आपको पढ़ना है। अब एग्जाम में पूछ के तो नहीं आएगा कि भाई ये वाला सर्विस ही पूछेंगे, इसलिए आपको वैराइटीज ऑफ सर्विस के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। जो भी हो, फिलहाल जो एग्जाम्पल पूछता है उतना मैं आपको बताता हूँ, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए आपको मेहनत करना है। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट। ये मैं लास्ट दिन भी चैरिटेबल के बारे में बता रहा था। योगा कैंप बिठाया, ठीक है, फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके लिए ग्रॉस अमाउंट जो चार्ज किया चैरिटेबल ट्रस्ट ने 50,000 था। ठीक है, योगा कैंप में जो भी आया उनसे 50,000 लिया। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कोरेस्पोंडेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच, फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच। ठीक है, गांव में, रूरल माने गांव में, गांव का बैंक का जो ब्रांच होते हैं उसको रूरल ब्रांच बोलते हैं। रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट। किसके बारे में? सेविंग्स बैंक अकाउंट में। अमाउंट चार्ज ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट, 1 लाख चार्ज किया। और क्या हिसाब है देखो, अमाउंट चार्ज बाई कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। ब्लड बैंक में स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए अमाउंट चार्ज किया, जिसके लिए 5 लाख लिया। ठीक है, अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टर्स टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है जो अपने प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए कुछ अमाउंट चार्ज की। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स ने जब सिलेक्शन के लिए काम किया तो बदले में इतना 5,20,000 का अमाउंट चार्ज किया। हर स्पोर्ट्स में होता है, सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं तभी प्लेयर चूज होता है। नहीं तो प्लेयर ना तो डिविजनल लेवल खेल पाएगा, ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ना तो स्टेट लेवल, और ना ही कंट्री लेवल माने नेशनल लेवल। ठीक है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, हर केस में ऐसे ही होता है। स्टार्ट होता है स्कूल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, पहले से इंटर स्कूल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर डिविजन्स होता है, स्टेट वाइज होता है, फिर उसका भी अलग अलग ना एज ग्रुप होता है, अंडर 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 14, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 8, अंडर 19, अंडर 22, फिर उसके बाद नेशनल लेवल। तो सिलेक्टर आके जो लोग ट्रायल लेते हैं उनको सिलेक्ट करता है, फिर जाके प्लेयर चूज होता है। सर ये बात सिर्फ वही ये बात समझ पाएगा जिनको नॉलेज है कि स्पोर्ट्स में किस तरह का होता है।
ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया सर, 50, 1 लाख, 5 लाख और 5,20,000। तो आपको पूछता है कि आप बताओ कि जीएसटी कितना देना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन। समझ रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट इसके लिए अगर आपने प्रोविजंस पढ़ा तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर सर्विस में कितना जीएसटी लेना है, देना है या एग्जेम्प्टेड है। जैसे मैं आपको अभी डायरेक्ट तो आंसर बता दे रहा हूँ, बट मैं आपको बार बार बोलूंगा सर, आप एग्जामेशन का पूरा लिस्ट को ना छान मारो। ठीक है, पूरा नोट्स को छान मारो, गो थ्रू करो। गो थ्रू करोगे तो दिमाग में रह जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। अगर अभी तक एग्जामेशन का नोट्स आपके पास नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लो। वीवीआईपी है सर। अब क्या है ना, एग्जाम में आपको पूछ के नहीं क्वेश्चन आए, इतना मैं बार बार बोलूंगा। डिपार्टमेंट आपको पूछेगा नहीं कि भाई मैं यही वाला दूंगा, बहुत सारा सर्विसेज है। अब किसको किसको याद रखना है वो आपको पढ़ के ही समझ में आना पड़ेगा। जैसे पहले ही बता दो सर कि फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, ये जो है ना ये नील है। इसमें जीएसटी पेबल तो 18% वो देता है, बट इसमें नील है क्योंकि ये जीएसटी के नहीं अंदर नहीं आता। अमाउंट चार्ज फॉर बिजनेस बाय कोरिस्पोंडेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसके लिए भी कोई जीएसटी नहीं है। और अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, इसके लिए भी कोई जीएसटी नहीं है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिलेक्टर्स टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, उसके लिए जीएसटी चार्ज होता है 5,20,000 का। इस पूरा खेल में जीएसटी देना पड़ेगा सिर्फ 5,20,000 के ऊपर। जीएसटी देना पड़ेगा सिर्फ 5,20,000 के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो बेसिकली चैरिटेबल एक्टिविटी करता है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये बात मैंने लास्ट दिन भी बोला था। The activities relating to advancement of yoga are included in the definitions of charitable activities. So such activities are exempt from GST. सर ऐसे पढ़ना है क्या? हाँ सर ऐसे पढ़ना है। इफ यू नो कि किस पर्टिकुलर सर्विस एग्जेम्प्टेड है तभी आप ऐसा क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, नहीं तो इतना पढ़ के क्या मिला ना बाबा जी का ठुल्लू। पढ़ाई करना है, नॉलेज लेना है तो जवाब देना है, नहीं करोगे तो भूल जाओगे या फिर याद ही नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम बढ़ाओ, पढ़ने का टाइम बढ़ाओ। बार बार बोलूंगा सर, ये ना लेबरस काम है सर। जीएसटी में क्या है ना, आपको लेबर की तरह मेहनत करना है। पढ़ो तो जानोगे। जैसे यहाँ पर भी एक नोट दे दिया, सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट टू ए बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये जीएसटी का जो बैंकिंग सेक्टर का कॉन्सेप्ट है वहां पर बोला हुआ है। इसका प्रॉब्लम है सर। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए कॉर्ड ब्लड बैंक बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, एनी अदर सर्विस इन रिलेटेड टू सच प्रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इस तरह का जो ब्लड बैंक में जो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। तो ये सब बोला हुआ है, एग्जाम्पशंस का जो लिस्ट है उसमें बोला हुआ है। मैं आप लोगों को ना एक काम कर सकता हूँ, या तो आप खुद नोट पढ़ लो आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर एग्जाम्पशंस के ऊपर ना मेरा कुछ क्या बोले सर लेक्चर्स है, जहां पर ना मैं सिर्फ एग्जाम्पशंस के बारे में मैंने पढ़ाया गया सर। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है उसमें, सिर्फ अलग अलग एग्जाम्पल्स और ये केस में क्या होता है वो केस में क्या होता है। आप ना एक बार सुन लो, मतलब एक ही बात है, या तो आप खुद रीड कर लो या फिर मेरे साथ साथ कर लो, एक ही बात है। अगर आप कर लोगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पशंस का वीडियोस आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, जहां पर ना मैं पूरा रीड करके दिया कि अलग अलग क्या क्या है, गवर्नमेंट कहाँ क्या क्या बोला है, कि कौन सा सर्विस किस किस तरह का सर्विस में एग्जेम्प्टेड होगा और किस किस में क्या एग्जाम्पशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। आई होप कि आप लोगों को मैं ये बात समझा पाया कि एग्जाम्पशन से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है या एग्जाम्पशन रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. तो बेसिकली पढ़ना है, नहीं तो जवाब नहीं हो पाएगा। सर और भी क्वेश्चन कराते हैं आइडिया के लिए।
मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पहले पढ़ाता रहता हूँ, फिर सोचता हूँ कि भाई क्वेश्चन कराए, नहीं तो स्टूडेंट को लगेगा कि इस मतलब क्वेश्चन कैसा होगा पता नहीं, सर तो पढ़ाया जा रहा है। आज मैं थोड़ा उल्टा गीत गा लिया, आज मैं क्वेश्चन पे आ गया। ऐसे तो ओवरव्यू दे दिया था डिटेल्स में, अब थोड़ा सा क्या है ना, आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। उपाय नहीं है सर, पढ़ना तो है। कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन है। Exempt supply includes supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax. ये बात लास्ट दिन हुआ था। But exclude non-taxable supply. Discuss the validity of the statement. ये स्टेटमेंट कितना सही है, मतलब इसका ये स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत है आपको बताना है, इसका वैलिडिटी बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसका कैसे जवाब देना है, थोड़ा सिंपल तरीके से इसका जवाब आप दे सकते हो। अब ऐसा लिखो, द स्टेटमेंट इज नॉट फुल्ली वैलिड इन लॉ। Exempt supply have been defined as supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax and include non-taxable supply. Non-taxable supply को अलग नहीं किया गया, इसलिए अगर कहीं पर भी थोड़ा सा तोड़ दिया क्वेश्चन को या थोड़ा सा उसको छेड़ दिया, क्वेश्चन को क्या कर दिया था, छेड़ दिया था, है ना, तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन के साथ कुछ भी गलत लिख दिया, आपको वो सुधारना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर कोई ठीक ठाक से पढ़ेगा तो वो जवाब दे पाएगा। यहाँ पर एक्सक्लूड बोला था, बट यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड होगा। और लास्ट दिन का क्लास अगर मुझे, मैं जो कराया था आप लोगों को, उसमें बार बार ये सब पॉइंट में डिस्कशन हुआ था। ये नील रेट क्या होता है, एग्जेम्प्ट क्या होता है, अगर किसी ने मिस किया है या भूल गए हैं, पढ़ लिया करो, ठीक है, प्रैक्टिस में रहो, भूल जाओगे नहीं तो। बार बार बोलता रहता हूँ, फिर भी लोग सुनता नहीं। ओके सर, समझ में आया, बोलो ना, पूजा कह लो। हाँ नील बोलो, राहुल बोलो सर, दीपायन, कोनिका, टेल मी सर, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? कैसे? হুম, যাচ্ছে তো। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन हो सकता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी, अभी अभी बताया इसके बारे में। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये सेक्शन इनकम टैक्स का ही एक सेक्शन है 12AA, ठीक है, जो चैरिटेबल काम करते हैं। इफ सच सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, ठीक है, इफ सच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। क्वेश्चन क्या है, इलाबोरेट द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटी। तो दे आस्क यू कि आप इलाबोरेट करो कि चैरिटेबल एक्टिविटी क्या है, ये टर्म को आपको इलाबोरेट करने बोलो। तो चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर क्या आता है ये बताना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन है, हाँ सर यही क्वेश्चन। अब चलो कैसे लिखना है, अब सिंपल तरीके से ऐसा लिखो, टू दी पॉइंट लिखो। तो टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज मीन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, पर्सन एफिलिएटेड विद HIV और एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग, मतलब ये पॉइंट लिखा हुआ है लॉ के अंदर। पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस ऑफ फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, यानी उसको रोकने के लिए। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, यानी अगर किसी का जो भी रिलीजियन है, जैसे कि मानो हमारे देश में तो मल्टी रिलीजियन कल्चर है, हिंदू, मुस्लिम यानी इस्लाम, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इज्म खत्म नहीं होगा,
ठीक है, और क्या है, सिखिज्म। सब कोई अपना अपना रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए काम कर सकता है जो समाज के हित के लिए हो। ठीक है, काम बिल्कुल करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, वाद विवाद होगा वो अलग बात है। ठीक है, दैट्स अ वेरी ब्रॉडर पैरामीटर, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है सर। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और योगा, स्पिरिचुअलिटी और योगा, इसके लिए भी अगर कोई काम करता है वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबंडेंट ऑर्फेंड और होमलेस चिल्ड्रन। अगर आप अबंडेंट होमलेस ऑर्फेन को, ठीक है, एडुकेशन देते हो तो ऑब्वियसली वो चैरिटेबल काम होगा, है ना। फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन को एडुकेशन देते हो, जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं उनको एडुकेशन देते हो, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, गांव का जो बूढ़ा लोग होता है ना उनको एडुकेशन देते हो, तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी है। तो चैरिटेबल एक्टिविटी में जीएसटी नहीं लगता। तो सिंपल बात है, अगर आप इनसे कोई भी चार्जेस अगर छोटा मोटा लेते भी हो ना तो वो जीएसटी परव्यू में नहीं आता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडेड वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हो, जो आज के लिए, आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, सब छोड़ छाड़ के अगर किसी को सच में, ये मेरा मानना है और ये मेरे हिसाब से दुनिया का भी मानना है, इस बार G20 भी इसी ऊपर ज्यादा फोकस किया है सर, एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करें, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेशन बोलो, आर्थ बोलो, एनवायरनमेंट को बचा के काम करना है सर। क्योंकि जब एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा, जब वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर बेसिक चीज कहां से मिलेगा, खाने का लाला पड़ जाएगा, फूड कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, वाटरशेड नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर कैसे करोगे। आधा से ज्यादा भारत का हिस्सा तो ऐसा है कि जहां पर अगर बारिश नहीं होगा तो ड्रॉट हो जाता है। अच्छा, अगर बारिश हो भी जाता है तो पानी को जमा करने का टेक्निक नहीं है, क्योंकि लोग ना सिर्फ इंडस्ट्री इंडस्ट्री चिल्लाता रहता है। सिर्फ इंडस्ट्री बहुत तरह का हो सकता है, हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट अंदर से किसी भी कंट्री को तंदुरुस्त करेगा। टमाटर का दाम, टोमेटो का प्राइस 400 टका केजी या 500 टका केजी क्यों होगा सर। अगर लोगों के घर घर में टमाटो होगा और जितना एग्रीकल्चर होगा वो होगा, तो फिर 500 टका केजी कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम है कि हम लोग ना भूल गए हैं सर, जीना भूल गए। ये जो जीना है ना आजकल, ये जीना मतलब जीना भी जीना क्या है, ये जीना नहीं है, दिस इज नॉट अ लाइफ। सीरियसली, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच हकीकत देख रहा हूँ, मतलब महसूस कर रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ, आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर अगर कोई सच में काम करे ना, चैरिटी के लिए करो, सबको बताओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, अपने घर का एनवायरनमेंट बने, नेचुरल एनवायरनमेंट ठीक है, उसके बारे में सोचो। घर के आंगन में मिट्टी रखो। ठीक है, आजकल तो घर में आंगन बोल के चीज ही नहीं है, सब प्लास्टर सब सीमेंटाइज हो जाता है। ऐसे करने से नहीं हो पाएगा सर। माटी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग माटी से ही इंसान है सर। माटी बंगाली में बोलते हैं माटी से ही मानुष। ठीक है, तो माटी नहीं रहेगा, और ऐसे तृणमूल का स्लोगन भी है, माह माटी मानुष। ऐसे भी हो। छोड़ो सर, मजाक मजाक से चैरिटी का भी नॉलेज मिल गया। व्हाट इज चैरिटेबल एक्टिविटी, इसके बारे में डिटेल्स में बोला हुआ है स्टडी नोट्स के अंदर, पढ़ो तब ना जानो सर। समझ में आया सर? हेलो, समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. डिटेल्स में बोला है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी, एंट्री 1 ऑफ द नोटिफिकेशन में बोला है। अगर आप ये सब एंट्री नंबर भी बोल देते ना तो भी क्या बात है सर, मजा आ जाएगा, मैंने एग्जामिनर खुश हो जाएगा।
प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सब शॉर्ट में, मतलब कैसे शॉर्ट में लिखना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर अलग अलग नोट्स के अंदर ना आपको केस लॉ भी मिल जाएगा, मैंने एग्जाम्पल्स जैसे देखो, देखो सर्वेश्वर ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961, organize the skill development program for the old age people over the age of 65 years residing in Bangalore city urban area. Service provided by Sarveshwar Trust do not fall within the purview of charitable activity. The activity relating to advancement of skill development relating to person over the age of 65 are covered under the definition of charitable activity only when such person are residing in rural area. पजल समझ में आया सर? पजल है ना, बात को समझे, और कुछ नहीं है, पजल है। ये आपका इंटेलिजेंस क्यूटेंट चेक कर रहा है, आईक्यू चेक करता है, और कुछ नहीं है। जब आप प्रोविजंस को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में अगर सिर्फ 65 इयर्स रह गया तो आपके दिमाग में चलेगा भाई ओल्ड एज लोग 65 के ऊपर का जो भी है उनको अगर एडवांस कोई एजुकेशनल प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा तो वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन सर एक बात आपने शायद ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया आपने? आपका आईक्यू क्या मिस कर गया कि वो रूरल एरिया के लोगों के लिए है, ठीक है, गांव के लोगों के लिए, मतलब गांव के लोगों के लिए है, शहर के लोगों के लिए नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया एंट्री 1 ऑफ द नोटिफिकेशन में। तो अगर आप ये बात को मिस कर जाओगे तो पजल मिस हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। सुडोकू खेले हो ना, ठीक है, या पजल सॉल्व किए हो ना, वही बात है, वही बात है, और कुछ नहीं है। पूरा खेल पजल्ड का है कि आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आपने पढ़ा नहीं ठीक से तो फिर मिस कर जाओगे। सर देखो, मैं सिर्फ आंसर कैसे करना है ये भी मैटर जैसे है, इसके पीछे ये भी पता करना, सर सिर्फ आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर क्वेश्चन भी घुमा सकता है। देखो सर, आप लोग एक चीज ना भूलो, आप लोग चार्टर्ड का एग्जाम दोगे, आप लोग सीएमए का एग्जाम दोगे, आप सबको पता है कि इसका वैल्यूएशन कितना है। ऐसे ही लोगों को नॉर्मल में कोई बैठा नहीं रहता है सर, सबको अच्छा अच्छा नौकरी मिलता है, नौकरी भी मिलता है, अच्छा प्रैक्टिसनर्स भी होते हैं, कोई अभाव नहीं है। तो सीए सीएमए सीएस करने का इतना वैल्यूएशन क्यों है? क्योंकि आप लोग बाकी सबसे हटके होते हो, तो आपका पढ़ाई भी ना हटके होना चाहिए बाकी सबसे, ठीक है। अब ये बात जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है, ठीक है। आम जिंदगी और खास जिंदगी में, मैंने मिनटोस जिंदगी में फर्क होता है। एक आम स्टूडेंट ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के चला जाएगा, और एक मिनटोस मिनटोस वाला जो स्टूडेंट होता है ना, अरे एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे आप लोग, मिनटोस जिंदगी, उसको पता है क्या करना है, वो स्मार्ट वर्क करके जाएगा, पढ़ के जाएगा, थोड़ा सा माथा को डायनामिक करके जाएगा, फ्लेक्सिबल करके जाएगा। सर आप ना बोलते बहुत हो, सर काम ही है मेरा बोलना, चाहे आप कितना भी गुस्सा हो जाओ मेरे ऊपर। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विस आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट सर्विस के बारे में बोला है जिसको जीएसटी के बाहर रखा गया है, आपको एग्जामिन करके बताना है। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल, ठीक है, समझ रहे हो सर क्या पूछता है सर? फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल टू इन द पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट को दे रहा है एज एडवाइज बाय द डॉक्टर्स। और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है एन आरडब्ल्यूए कौन होता है रे बाबा? मुझे तो आरडब्ल्यूए से याद आ गया रॉ, वो रॉ एजेंट। नहीं सर, ये आई थिंक नहीं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होगा, हाँ, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। An RWA registered under GST collect the maintenance charges
of 6,500 per month per member. An individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. He also, sorry, गलत बोल दिया सर, दो है ना, दो क्वेश्चन। तो आपको पूछना है एग्जेम्प्टेड होगा कि नहीं होगा, इसमें से कौन सा एग्जेम्प्ट होगा, बोलो, पहला वाला कि दूसरा वाला या दोनों, क्या लगता है सर, क्या लगता है, बोलो सर। हाँ, जीएसटी एग्जेम्प्टेड होगा क्या, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कलेक्ट द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 6,500 पर मंथ पर मेंबर, है ना, और फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू द इनपेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। इनमें से कौन सा जीएसटी परफ्यू के अंदर, सॉरी जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो, कोई तो कहना चाहता है, हाँ बोलो सर बोलो। तो दोनों एग्जाम्प्ट होगा। हाँ दोनों ही होगा, चलो मेरे को एक जवाब मिला कि सर दोनों होगा। अब क्यों होगा ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ होगा बोलने से नहीं होगा, क्यों होगा ये भी बताना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, ये जो सर्विस है ये कौन सा सर्विस के अंदर आता है सर, दिस इज द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। तो सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स, ठीक है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बात को समझे, सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ जो पैरामेडिकल होते हैं, they are exempt from GST. Food supplied in patients by a canteen run by the hospital as advised by the doctor or nutritionist in a part of composite supply of health care, ठीक है, not separately। अगर वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट के अंदर आता है, अलग से नहीं दिया जा रहा है, नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, 10 सेट सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि ये मेडिकल सर्विस के अंदर ही आ रहा है, हेल्थ केयर सर्विस के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस पे दिया जा रहा है कि पेशेंट को कौन सा फूड देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का कैंटीन बने जोमेटो से खाना ऑर्डर करके हॉस्पिटल में आ रहा है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस। हॉस्पिटल में थोड़ी ना कोई तेल मसाला वाला खाना खाएगा, घर पे आके खाएगा, समझ रहे हो सर, मसाला टा कोच से बनाते हैं, वो घर में हो सकता है, हॉस्पिटल में नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर वो सेपरेटली होगा तो फिर उसका टैक्सेबिलिटी हो सकता है, बट अगर वो नॉट सेपरेट है, हेल्थ केयर सर्विस के पार्ट माना जाएगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन, और ये रीजन पहले ही 2 लाइन में आपको क्लियरली साफ साफ बता दिया, ठीक है। आपको अगर हेल्थ केयर सर्विस के बारे में डिटेल्स नॉलेज लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में जाओ, थोड़ा नीचे 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 नीचे, हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, या सिर्फ हेल्थ केयर सर्विस के ऊपर भी आपको ना पूरा नोट्स मिल जाएगा, बताता हूँ आपको। एडुकेशन, एडुकेशन से पहले ही होना चाहिए, कहाँ चला गया, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, ये वाला है क्या, ये रहा, मिल गया सर, ये रहा। इसमें एक एक बात कहा गया है डिटेल्स में हेल्थ केयर सर्विस के बारे में। एंट्री 74 याद रखें, अगर ये एंट्री याद रख लेते हो ना बहुत अच्छा है। हेल्थ केयर सर्विस बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये एंट्री 74 सबसेक्शन ई ऑफ द नोटिफिकेशन में बोला गया है। तो टर्म हेल्थ का मतलब भी बताया गया है सर, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस क्या है वो भी बता दिया आप, मीन्स एनी सर्विस, ये आप जानते हो, थोड़ा पढ़ोगे तो यह समझ जाओगे, और साथ में वो खाने पीने का भी बात कर दिया है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी बोला है, पढ़ने से पता लग जाएगा। हेल्थ केयर सर्विस का मतलब है क्या, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर ऑफ इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अच्छा, यहाँ इंडिया में ना मेडिसिन सिस्टम भी एक मैटर करता है, जैसे आप लोग नॉर्मली जानते हो ना
एलोपैथी, होम्योपैथी, ठीक है। मतलब इंसान को हील करने का अलग अलग तरीका है। सबसे ज्यादा एलोपैथी चलता है, होम्योपैथी भी चलता है, आयुर्वेद भी चलता है। फिर आपका यूनानी बोल के एक चलता है, वो भी है। ये सब इंडिया में अप्रूव्ड है। बट मे बी जैसे एक जापानीज सिस्टम है, उसका नाम है कि रेका या समथिंग कुछ नाम है, भूल गया। रेकी, रेकी हीलिंग ऐसा कुछ नाम है, जापानीज कॉन्सेप्ट है, वो नहीं चलता है। जापानीज कॉन्सेप्ट में रेकी हीलिंग ऐसा कुछ है। योगा, योगा की तरह ही है सर। एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ योगा एंड जापानीज कॉन्सेप्ट, तो वो नहीं आता है। तो कौन सा मेडिसिनल सिस्टम चलेगा वो भी बता देता है, यानी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ये देखो, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, हाँ ये भी चलता है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा सिर्फ उसी को लिया जाता है। अगर कोई ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो इंडियन सिस्टम मतलब इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करता है, तो वो सिस्टम अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर उसको गवर्नमेंट कभी भी लागू नहीं होने देगा। जैसे मैं आपको बता रहा था ना अभी, ये क्या क्या नाम बताया, तो जापानीज एक सिस्टम है, रिकी, हाँ ठीक ही बोला है सर, रिकी हीलिंग ट्रीटमेंट, भूल जाता हूँ नाम, थोड़ा जापानी टाइप का है ना। रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट कोलकाता में है इसका, मैं सर्च कर रहा था एक बार। सर क्या करता है, सर जाके देखो, ऐसे नॉर्मल योगा होगा, कुछ नहीं, इंडियन योगा का ही एक इम्प्रोवाइजेशन है उनका। सर इंडियन योगा इतना पॉपुलर है, अरे कुछ नहीं जानते हम लोग इंडियन योगा। हमारे देश का जो योगा है ना, दुनिया भर में लोग उसको यूज करके, अमेरिका में है, जैसे हमारे यहाँ पर एक बिल्डिंग छोड़ छोड़ के पेस्ट्री केक का दुकान होता है, न्यूयॉर्क सिटी में 2 बिल्डिंग छोड़ छोड़ के योगा क्लास चलता है। आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, आपको अमेरिकन योगा क्लास ज्यादा दिखेगा इंडियन योगा क्लास से। ये दिन भी देखना पड़ता है। प्रॉब्लम वही है, अपना चीज को छोड़ के दुनिया को अपनाने जाते हैं और अपना चीज भूल जाते हैं। ओके सर, तो जानो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। अब ये सब तो आप पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा पढ़ो ना सर। इतना तो पढ़ ही सकते हो, इतना नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। माथा खराब करो अपना, माथा कुछ नहीं खराब किए तो फिर क्या किए जिंदगी। यस, ठीक है। अच्छा और एक चीज, ये वाला चलो, ये जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का बात है, इसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी स्टडी नोट्स के अंदर। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय आरडब्ल्यूए, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी बोला जाता है। तो ये जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपने ही मेंबर से कितना लेता है रिम्बर्समेंट चार्जेस के तौर पे, मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेता है। 7,500 पर मंथ पर मेंबर हो तो जीएसटी लगता है। हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो कितना है सर, बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑफ शेयर कंट्रीब्यूशन अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500। 7,500 क्रॉस कर जाए ना, पर मंथ पर मेंबर, 7,500 पर मंथ पर मेंबर, ओके। अगर 7,500 क्रॉस कर जाए तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली ये कौन सा सोसाइटी होता है, अरे सर हम लोग रहते हैं रे बाबा कोलकाता में, कोई भी बड़े शहरों में हाउसिंग सोसाइटी, हाँ क्या बोलते हैं, सोसाइटी सोसाइटी करते हैं लोग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। Hence, in the given case, service provided by RWA are exempt from GST since the maintenance charges collected per month per member do not exceed 7,500। तो आपको याद रखना पड़ेगा 7,500, ओके। आपको याद रखना पड़ेगा 7,500। बोलो, समझ आ रहा है? कह दो सर, कह दो, मुझे थोड़ा बोल दो सर। हाँ सर, ऐसे हाँ सर। आप लोग इतना कभी कभी चुप हो जाते हो जैसे मैंने जीएसटी मांग लिया। ओहो, 18% जीएसटी लग जाएगा सर। आगे बढ़ो। तो चौथा क्वेश्चन है, इंडिविजुअल एक्ट एज ए रेफरी इन ए फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई बोलते हैं शॉर्ट में।
कोलकाता में है इसका हेड ऑफिस एक। कहाँ है? आप लोग फुटबॉल मैच देखने गए कभी? युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में एंटर करोगे, साई का कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फुटबॉल में लिया है, बड़ा बड़ा फुटबॉल मैच होता है। इंडिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल एनवायरनमेंट आपको अगर कहीं मिले तो कोलकाता में मिलता है। रिसेंटली हमारा रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी गया था सर, स्पेन गया था। वहां पर सौरभ गांगुली को साथ में लेके गया था, और वहां पर फुटबॉल के लिए वेस्ट बंगाल में एक बड़ा सा ट्रेनिंग एकेडमी ओपन करने के लिए ला लीगा, ठीक है, लातिन ला लीगा के नाम पे वहाँ पर बड़ा बड़ा क्लब चलता है। उनको बोला कि यहाँ कोलकाता में फुटबॉल का ट्रेनिंग कैंप चला जाए, उसके लिए जगह भी देगा ममता दीदी बंगाल में, और देश का फुटबॉल लेवल इंटरनेशनल लेवल का हो जाए, क्योंकि इंडिया अभी तक फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर टीम गेम है फुटबॉल, लेकिन इंडिया अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया। रिसेंटली हम लोग एशियन गेम्स चैंपियन हुए, साफ साफ चैंपियन एशिया का, तो अभी भी हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जा पाए। चलो देखते हैं ममता दीदी का ये अटेम्प्ट होता है कि नहीं। अरे कुछ तो अच्छा करेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, individual act as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. He has also acted as a referee in another charity football match. अच्छा, वो एक charity football match में भी रेफरी काम किया है, organized by a local sports club in lieu of a lump sum payment, बदले में पेमेंट लिया। Discuss whether any GST is payable on the activities undertaken by him. क्या कहते हो, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए रेफरी का काम जीएसटी का अंदर आएगा? इसके लिए स्पोर्ट्स के बारे में भी पूरा रूल्स बताया है, उसी रूल से ये जवाब निकल के आता है। मैं पढ़ा देता हूँ अभी, बाद में डिटेल्स के लिए आप लोग नोट्स को फॉलो करो। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल and connected with as a referee in a sporting event organized by a recognized sports body is exempted from GST. Since in the first case the football match is organized by Sports Authority of India, which is the recognized sports body, okay, point to be noted, service provided by the individual as a referee in such football match will be exempted. However, when he acts as a referee in a charity football match organized by a local sports club, he would not be entitled to aforementioned exemption, as a local sports club is not a recognized sports body, and thus GST will be payable in this case. तो चैरिटी फुटबॉल मैच के लिए उन्होंने लमसम पेमेंट लिया सर, रेफरी चैरिटी नहीं किया, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो काम उन्होंने किया वो एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड है। समझ गए? हेलो, समझे कि नहीं? बोलो सर। आपको इस तरह का मिल जाएगा सर, ये डिटेल्स है अंदर नीचे, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड भी खबरा खबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। आपको कितना एग्जाम्पल, आपको बस वही मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप ना थोड़ा एक बार गो थ्रू किया करो। आप देखना, आपको काफी सारा नया नया कॉन्सेप्ट के अंदर आप साथ आपको कनेक्शन मिलेगा, और आपको जान के भी बड़ा अच्छा लगेगा सर कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, नहीं होता है, जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, हर बात का आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके सर, और बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ए ब्यूटी शॉप, मैन्युफैक्चरर्स अ ब्यूटी शॉप विद द ब्रांड नेम फॉरएवर यंग। अरे वाह, क्या नाम दिया है, मजा आ गया सुन के, काश कोई फॉरएवर यंग हो सकता। RXL Private Limited has organized a concert to promote its brand. Miss Ahana Kapoor, सर कौन है पता नहीं, इट्स ब्रांड एम्बेसडर हु इज द लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस। अच्छा, बॉलीवुड वाले भी हो सकता है, साउथ फिल्म वाले भी हो सकता है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकता है, कोई भी लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस है लोकल का कोई भी, हैज गिवन ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन द सेड कंसर्ट। क्लासिकल डांस किया है उस कंसर्ट में। द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट वर्थ रुपीज 1,20,000 विल बी डोनेटेड टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें से जो पैसा उनको मिला 1,20,000 का, वो डोनेट कर दिया चैरिटी में। क्वेश्चन करता है आपको, क्या मिसेस अहना कपूर
जीएसटी पे करेगा? मिस अहना कपूर जीएसटी पे करेगा क्या? दिस इज द क्वेश्चन। आपको बात समझ में आया? ब्यूटी शॉप में ब्रांड नेम के ऊपर एक फॉरएवर यंग बोल के कंपनी है, उन्होंने एक कंसर्ट बनाया जिसमें वो आया और क्लासिकल डांस परफॉर्म किया, बदले में 1,20,000 लिया, और उसके बाद उन्होंने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर दिया। तो क्या उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा? क्या कहते हो? सर ये थोड़ा पेचीदा है, लगता है एग्जेम्प्टेड है पर होगा नहीं। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय योर परफॉर्मेंस इन फोक, ठीक है, फोक माने जो लोकल कला होता है ना हमारे देश में, भरतनाट्यम, उड़ीसा में चलता है, उड़ीसा में ही बोलते हैं ओडिसी, आई थिंक कथक, कथकली, देयर आर वेरियस डांस फॉर्म, छऊ वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में चलता है छऊ, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है, माने जो फोक डांस फॉर्म है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में छऊ इज वेरी फेमस, उड़ीसा में चले जाओ तो ओडिसी इज वेरी फेमस, भरतनाट्यम तो है ही अपना, जो बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसिंग है। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज दैट कि जब आप कोई फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो थिएटर हो, ठीक है, अगर वो फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, फोक थिएटर है, ठीक है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000, if the consideration charge for such performance is not more than 1.5 lakh. However, such exemption is not available in respect of service provided by such artist as a brand ambassador. But ये exemption आपको तब नहीं मिलेगा जब आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए आ रहे हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आ रहे हो। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? जो किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं उसे उस ब्रांड का एम्बेसडर कहते हैं। अहना कपूर जो कि एक ब्रांड एम्बेसडर के नाम थे, फॉरएवर यंग ग्रुप का जो साबुन, जो सोप है, जो आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड बनाता है, उनके लिए आया और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में उन्होंने डांस किया। सर्विस रेंडर्ड बाय हर बाय वे ऑफ ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन द कंसर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय आरएक्सएल प्राइवेट लिमिटेड टू प्रमोट दिस ब्रांड and will not be eligible for the above mentioned exemption। क्योंकि यहाँ पर वो फोक डांस को प्रमोट करने नहीं आया था, वो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए फोक डांस फॉर्म को या उसको यूज किया, एंड इसीलिए वो लायबल टू जीएसटी है। The fact that proceeds of the concert will be donated to charitable organizations will not have any bearing on the eligibility or otherwise to be above mentioned exemption। और उन्होंने अपना पैसा खुद यूज ना करके चैरिटी के, ये पर्सनल मैटर है, इसके साथ जीएसटी का कोई कनेक्शन। हेलो, क्लियर हुआ सर बात? बोलो, समझ में आया कुछ? अरे कुछ तो कहो, हाँ या ना, हो जाए कैसे? हाँ सर, आप लोगों को इतना चिंता क्यों हो रहा है? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग इतना सोच में पड़ जाते हो तो मेरे को चिंता पड़ जाता है सर। अब इसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ाई करो, आप इजीली समझ जाओगे कि क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ सब चीजें लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, बस थोड़ा अपना पेशेंस के साथ पढ़ो, एक बार पढ़ो सर। आप देखना, ऐसे तो मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ काफी सारा चीज, अब हर चीज पढ़ाने जाएंगे तो फिर एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, क्यों पढ़ना है वो बता रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। अब एक एग्जामेशन के ऊपर अगर मैं 150 पेज पढ़ाने बैठ जाऊं, बस तब तो गया काम से, ठीक है। ये फोक आर्टिस्ट के ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ अगर मिल जाए। ये परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बताया, ये देखो, ये भी एंट्री नंबर 78 में ही बोला हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेम, अब ऑलरेडी मैं बता दिया आपको, इसके ऊपर एक और इलस्ट्रेशन भी है,
अब इसे भी गो थ्रू करना, जब खुद गो थ्रू करोगे ना तो ये एग्जांपल्स भी एक बार कर देना। Determine the GST payable, if any, in each of the following independent cases. Assuming that the rate of GST is 18% and that service provider registered Bollywood dance performance by a film actor in a film and consideration charge is 1,45,000. Carnatic music performance by a classical singer to promote a brand of ready-made garments and consideration charge 1,30,000. Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and consideration charge 1,55,000. Kathak dance performance by a classical dancer in a cultural program and consideration charges 1,45,000. मजा का बात ये है सर, लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए, कथक कर्नाटक ये सब क्या है ये नॉलेज होना चाहिए। अब ये तो जनरल नॉलेज है, बचपन का नॉलेज है सर, अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, है ना। ऐसे आप लोग जानते हो मेरे हिसाब से, और जानना भी चाहिए, देश का चीज है। देश के बारे में नहीं जानोगे तो बहुत दुख लगेगा, जानना पड़ेगा सर। देश के बारे में, देश का लोकल आर्ट फॉर्म के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है, हर स्टेट का। सीरियसली, भारत के हर कोने में जाओ ना, हर स्टेट का अपना फोक कल्चर मिलेगा, और वो कल्चर गजब का सुंदर होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो सर बॉलीवुड जो है ना वो कोई फोक तो नहीं है, वो तो एक मिक्स्ड अप एंटरटेनमेंट है। तो बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस बाय फिल्म एक्टर इन अ फिल्म इज नॉट exempt फ्रॉम जीएसटी इवन दो कंसिडरेशन चार्ज इज लेस देन दी 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख से भी कम है फिर भी वो exempted नहीं। द रीजन फॉर द सेम इज दैट द डांस परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट इज exempt ओनली इफ इट्स परफॉर्मेंस इज फोक और क्लासिकल और आर्ट फॉर्म्स। अगर वो फोक हो, क्लासिकल हो या आर्ट फॉर्म हो। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में कुछ फोक, देखो मैं उतना आर्टिस्टिक नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। जैसे बंगाल में कुछ फोक डांस होता है, फोक फोक सॉन्ग होता है। जैसे मुझे थोड़ा नॉलेज है बंगाल के बारे में। जैसे यहाँ पर ना बाउल बोल के एक सॉन्ग चलता है, ठीक है, बाउल सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये एक तारा बोल के एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको एक तारा बोलता है, तो एक तारा लेके गाते हैं सर, ठीक है। एक होता है झूमर, ठीक है। ये झूमर सॉन्ग ना बेसिकली ट्राइबल और कुड़मी बोल के एक समाज है हमारे देश में, झारखंड बंगाल उड़ीसा साइड में, उनका लोकल ट्राइबल है, उसको झूमर बोलते हैं, ठीक है। ये भी मुझे अच्छा लगता है, सुनता हूँ जब भी टाइम मिलता है, मैं सुनता हूँ बाउल सॉन्ग, झूमर सॉन्ग। फिर मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी अपना नॉलेज बढ़ाओ। फिर और क्या है, झूमर बाउल सब याद नहीं आ रहा है सर, फिर भी ये दो फोक सॉन्ग के बारे में मुझे पता चला। और मैं आपको डांस के बारे में बोला, पुरुलिया बोल के डिस्ट्रिक्ट है ना, झारखंड और बंगाल बॉर्डर में, बंगाल में पड़ता है। वहां पर फेमस है छऊ डांस बोल के, ठीक है। आई डोंट नो स्पेलिंग छऊ क्या होगा, छऊ डांस ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म है, माने बड़ा फेमस डांस है। इसके ऊपर इंडिया को काफी अवार्ड भी मिला है इंटरनेशनल से। टफ डांस है सर, छऊ डांस, नाम सुने आप लोग कभी? ये ये देखो सर, बहुत पॉपुलर डांस फॉर्म है ये, इसको छऊ बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये दुर्गा दुर्गा भगवान दुर्गा माँ के इसके ऊपर बना एक कोई प्रोग्राम किया था होगा। ये देखो पुरुलिया में होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक डांस फॉर्म, इट्स नॉट अ इजी थिंग, ठीक है। ट्राइबल एरिया में ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है। ट्राइब्स, महातो ट्राइब्स लोग, या फिर जो लोकल, नॉर्मली ये ज्यादातर केस में पुरुलिया झारखंड और उड़ीसा के कुछ एरिया में ज्यादा लोग करते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर है पुरुलिया में, बंगाल में पड़ता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ छऊ डांस सेंटर 1960 है, बहुत सारे हैं सर। लिखा है ना, पुरुलिया छऊ ऑफ वेस्ट बंगाल, द सराय केला छऊ ऑफ झारखंड एंड मयूरभंज छऊ ऑफ उड़ीसा। थोड़ा थोड़ा जानता हूँ सर, ज्यादा नहीं जानता पर थोड़ा जानता हूँ, चलो ठीक है। नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा था बेसिकली, अपने देश के बारे में थोड़ा आइडिया लगना चाहिए। ये तो बोलेगा तो छऊ क्या होता है, जैसे मैं क्यों बोला छऊ के बारे में, आप लोग सोच रहे हो कि सर मैं छऊ के बारे में आपको कहानी सुना रहा हूँ। अरे पागल, कहानी नहीं। अब मानो क्वेश्चन आपको
कर्नाटकी कर्नाटकी कर रहा है, ये कर्नाटक, ये वर्ड किसी ने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, कहाँ चला गया क्वेश्चन रे भाई, यहाँ पर ये वाला कर्नाटिक, कर्नाटिक म्यूजिक, ये कर्नाटिक के बारे में शायद किसी ने कभी सुना नहीं। ये लोकल लैंग्वेज में कर्नाटिक बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटिक। तो वो वहाँ का कर्नाटिक का म्यूजिक परफॉर्मेंस, तो ये लोकल फोक को प्रमोट कर रहा है सर एकदम। तो 1,30,000, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर होगा ना तो नहीं चलेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय ए क्लासिकल सिंगर टू प्रोमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इज नॉट एक्सेंट फ्रॉम जीएसटी। अगर उसके लिए वो 1.5 लाख से कम भी क्यों ना ले, बिकॉज वो म्यूजिक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो ब्रांड को प्रमोट करने के बारे में काम कर रहा है। वो अलग बात है कि वहां पर वो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए डांस फॉर्म को फोक यूज कर रहा है, वो अलग बात है। अच्छा, क्वेश्चन सी देखो, कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर इन म्यूजिक कंसर्ट एंड कंसिडरेशन चार्जेस 1,50,000, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, Carnatic music performance by a classical singer in a music concert is not exempt from GST, even though it is a performance in classical art forms. The reason for the same is the consideration charge for the service exceeds 1,50,000, क्योंकि 1.5 लाख तक छूट है, लेकिन इस बार आपने 1,55,000 यूज ले लिए, तो 1,55,000 के ऊपर 18%, तो 27,900 जीएसटी देना पड़ेगा। कथक, ये भी एक अनदर, कथक डांस परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल डांसर इन ए कल्चरल प्रोग्राम इज एक्सेंट फ्रॉम जीएसटी, और उसके लिए अगर आप 1,45,000 ले रहे हो तो एकदम 1.5 लाख के नीचे है तो एग्जेंप्टेड हो जाएगा, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर होने से 18% जीएसटी लग जाएगा। बाप रे बाप, समझ में आ रहा है सर? नॉलेज का सागर देखो कि किस लेवल में जाके आपको नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, और इंटरेस्टिंग भी तो है, ऐसा थोड़ी कि इंटरेस्ट नहीं है, काफी काफी ज्यादा इसमें अट्रैक्शन है। नहीं है सर, आप जबरदस्ती इंटरेस्ट लगाते हैं, नहीं सर, पढ़ाई इतना ही होना चाहिए। अच्छा, और बताएं, चलो चलो, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर्ड मोटर व्हीकल, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हायर्ड ए मोटर व्हीकल जिसमें 8 से 10 पैसेंजर फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग, ठीक है, 8 से 10 पैसेंजर फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग, कंपनी का नाम है अ मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी। गिव योर कमेंट्स एज टू वेदर एनी जीएसटी इज पेबल इन दिस केस। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर्ड मोटर व्हीकल जिसमें 8 से 10 पैसेंजर लोड हो सकता है, जिसका कंपनी का नाम है फास्ट कैब रेंटिंग, अ मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी। आपको कमेंट करने बोले कि इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं, क्या बोलो, क्या लगेगा? लगेगा जीएसटी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry more than 12 passenger is exempt from GST. Since motor vehicle given on hire by fast cab renting to state transport undertaking meant to carry 8 से 10 passengers, the same would not be eligible for exempt and would thus be liable to GST. अगर 12 से ज्यादा पैसेंजर हो तो जीएसटी से एग्जेंट होता है, ये तो 8 से 10 पैसेंजर है, मैंने प्राइवेट कार कैटेगरी टाइप में आ जा रहा है, छोटा गाड़ी में आ जा रहा है, तो इसमें जीएसटी एग्जेंटेड नहीं। अब इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जीएसटी एग्जेम्पशंस। दो चीज है, एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, और एक गुड और एक आपका पैसेंजर का। यस सर, आप लोग कनेक्टेड हो या बोर हो गए सब? लंबा चर्चा चल रहा है तो आप लोग, नो सर। नो सर, अरे वाह, चर्चा जारी है, सर लोग भी कनेक्टेड है, मजा आ गया सर। अच्छा देखो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में एंट्री 15, एंट्री 16, ठीक है,
एंट्री 17 ये सब जगह में बोला हुआ है। तो क्या बोला हुआ है थोड़ा जान लो, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर मीटर्ड कैब, रेडियो टैक्सी, स्टेज कैरेज, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ठीक है, और ई रिक्शा। अरे वाह। और फिर आता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ये दोनों सर्विस के बारे में, जीएसटी एग्जेम्पशन के बारे में क्या कहा है ये थोड़ा जान लीजिए। अच्छा, इसके अंदर क्या बोलता है देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय, जैसे कि एयर embarking from and terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, or at Bagdogra, Bagdogra at Siliguri, located in West Bengal. Non-air conditioned contract carriage other than radio taxi for transportation of passenger excluding tourism, conducting tour, charter or hire, stage carriage other than air conditioned stage carriage. ठीक है, ये सब exempted सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 16 में सर्विस प्रोवाइडेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग के लिए, और सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे इन द क्लास ऑफ अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशन कोच, फर्स्ट क्लास छोड़ के, एयर कंडीशन छोड़ के, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे छोड़ के, इनलैंड वाटरवेज वगैरह में, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शा में। अब क्या होता है, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। कहते हैं कि सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स आर यूजुअली चार्जेबल टू जीएसटी। नॉर्मली ये जीएसटी में चार्ज होता है। एंट्री 6 जीएसटी एक्ट में, एंट्री 6 सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिस्कस्ड अर्लियर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फ्रॉम इट्स पर्व्यू व्हिच इंप्लाइज दैट said सर्विस आर liable to GST. Entry 6 specifically exclude the transport of passengers or service provided by the government or local authority from its purview, which implies that the said service are liable to GST. However, service of transportation of passenger specified in entry 15 and 16 and 17 mentioned above are exempt from GST. ये जो 15, 16, 17 में बोला है ना, exempt है, whether provided by government or otherwise, with or without accompanied or belongings. माने उसमें कोई बैठे या ना बैठे। As regard transportation of passenger by vessels, vessels माने जो नदी में होता है ना, रिवर में चलता है, वेसल्स चलता है, छोटा मोटा जहाज बोल सकते हो। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह में पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने में, इस पार उस पार करने में हेल्प करता है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा चलता है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत है, ओडिशा में चलता है हल्का फुल्का। ठीक है, वेसल्स बोलते हैं। बंगाल में ज्यादा चलता है, समुद्र एरिया में चलता है, साउथ इंडिया में चलता है वेसल्स। So as regards transportation of passenger by vessels in item entry 17 other than predominantly for tourism purpose, अगर tourism purpose में होगा तो exempted में नहीं आएगा। Qualify the preceding word public transport. This implies that to qualify for exemption under this entry, the public transport by a vessel between places located in India should not be predominantly for tourism purpose. ये होना चाहिए। Normal public ships or other vessels that sail between places located in India would be covered in this entry, even if some of the passengers on board are using the service for tourism, because predominantly such service is not for tourism purpose. However, service provided by leisure, charter vessels, केरला वगैरह में चलता है ना, cruise ship, predominant purpose for which is tourism should not be covered in here, even if the passenger in its service are not tourist. अब यहाँ पर बात क्या कहता है सर, एक एग्जाम्पल पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर not predominantly for tourism purpose. Normally ये tourism purpose में यूज नहीं होता है। On a vessel from कोलकाता to पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, मेनलैंड आइलैंड है, मैंने मेनलैंड टू आइलैंड, मैंने कोलकाता इज इन द मेनलैंड, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान निकोबार का, जानते हो ना सर पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, सबको पता है ना पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान का कैपिटल है सर। अंडमान निकोबार इंडियन मेनलैंड से काफी दूर में पड़ता है सर। यहाँ है कोलकाता और यहाँ है अंडमान, दिस इज द अंडमान निकोबार। ठीक है, अब इसके अंदर पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर उसका कैपिटल है। तो यहाँ से जहाज चलता है सर,
ठीक है, अभी भी चलता है कोलकाता जो पोर्ट ब्लेयर चलता है। अब नॉर्मली मतलब टूरिस्ट के लिए ज्यादा चलता है आजकल। कहाँ गया पोर्ट ब्लेयर? साउथ में कि नॉर्थ में? नॉर्थ, साउथ में ये रहा, यहाँ है पोर्ट ब्लेयर। देख रहे हो सर, इतना दूर आता है जहाज। ऐसे बहुत सुंदर जगह है, मैं सुना, गया नहीं। मेरे फैमिली में काफी लोग घूम के आए, बट मैं अभी तक नहीं जाता। जो भी हो, कभी मौका जरूर होगा तो मैं जाऊंगा। ओके सर, सुनो, तो कहना क्या चाह रहे थे? तो कहना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एग्जांपल दिए तो बोला। सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स नॉट प्रिडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस ऑन ए वेसल फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर, मेनलैंड टू आइलैंड, और पोर्ट ब्लेयर टू रोज आइलैंड। ये इंटर आइलैंड है, ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर आसपास में ये गिरी है, रोज आइलैंड बोलते हैं। is covered in item D of interest event. Each transportation is between two places located in India. ये दोनों इंडिया के अंदर है, तो ये एग्जेम्प्टेड सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यही बात करना चाह रहा है सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मीन ए मोटर व्हीकल विच कैरीज ए पैसेंजर और पैसेंजर फॉर हायर or reward and is engaged under a contract, whether expressed or implied, for the use of such vehicle as a whole for the carriage or passenger mentioned therein and entered into by a person with a holder of permit in relation to such vehicle or any person authorized by him. ठीक है, ये बेसिकली किसके बारे में बोल रहे सर? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट करके कैरेज लेके या तो गुड्स लेके जाएगा या तो पैसेंजर लेके जाएगा। ठीक है, मीटर्ड कैब ये भी चलता है, मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑन विच एन ऑटोमेटिक डिवाइस ऑफ द टाइप, जैसे कोलकाता में टैक्सी मीटर में चलता है ना? महाराष्ट्र में, मुंबई साइड में जाओगे ना तो वहां पर ऑटो चलता है मीटर में। मीटर में ऑटो चलता है, हमारे यहाँ पर तो ऑटो ऑटो मीटर में नहीं चलता, ऑटो रिक्शा बॉम्बे में चलता है, दिल्ली में भी मोस्ट प्रॉब्ली चलता है मीटर में। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट बॉम्बे में चलता है, इतना मैं गारंटी याद है मुझे। कोलकाता में नहीं चलता। तो जो भी हो, मीटर्ड कैब मींस एनी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑन विच एन ऑटोमेटिक डिवाइस ऑफ टाइप ऑफ मैग, जैसे कोलकाता में टैक्सी मीटर में होता है, अंडर रेलिवेंट रूट्स बाय द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, फिटेड विद इंडिकेटिंग रीडिंग ऑफ द फेयर चार्जेबल एट एनी मोमेंट एंड दैट इज चार्ज्ड अकॉर्डिंगली अंडर द कंडीशन फॉर इट्स परमिट इशूड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो ये सब, इसके अंदर रेडियो टैक्सी नहीं है। रेडियो टैक्सी means including a radio cab, but whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using GPS और general packet radio service। ये रेडियो टैक्सी का कॉन्सेप्ट है। स्टेज कैरेज भी होता है, मीन्स ए मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और adapted to carry more than 6 passengers, excluding the driver, for hire or reward at separate fares paid for individual passengers, either for the whole journey or for the stages of the journey। स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में भी यहाँ पर बोला है, any undertaking providing road transport service, whether such undertaking is carried on by central government or state government। रोड ट्रांसपोर्ट का एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3, बस थोड़ा रूल है और कुछ नहीं, आप लोगों को गो थ्रू करना है। ठीक है, तो गो थ्रू करोगे तो पता लगेगा। तो वहां पर पूरा बोल दिया है। ई रिक्शो, जिसमें ई रिक्शो मैंने स्पेशल पर्पस बैटरी पावर्ड व्हीकल ऑफ पावर नॉट एक्सीडिंग 4000 वाट having 3 wheels for carrying goods or passenger as the case may be on hire or reward, manufactured, constructed or adapted, equipped and maintained in accordance with the such specification as many prescribed in this behalf। ऐसे पढ़ना है, मैं जस्ट पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोग कि क्या क्या सिचुएशंस हैं यहाँ पर, किस तरह का चीजों के बारे में बोला गया है, जिसमें आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। तो उसमें बोला है कि भाई ये एग्जेंटेड सर्विस में आता है, इसके बाहर जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी में आ जाएगा। बस यही बात बार बार कहता है और कुछ नहीं। इसका एक समरी पॉइंट भी आपको मिलेगा पैसेंजर का एज वेल एज गुड्स का। जैसे गुड्स कैरेज के ऊपर आपको बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल्स भी मिलेगा। आप लोग एक बार गो थ्रू करो, अगर नहीं समझ में आया ना तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा, बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, मेरे को नहीं लगता कि समझ में नहीं आएगा। आई एम वेरी श्योर कि एक बार गो थ्रू करने से समझना इज नॉट वेरी टफ। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बट हाँ थोड़ा मोनोटोनस में भी किसी किसी को फील हो सकता है अगर कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाता है। बट इंटरेस्ट ना जनरेट करने का तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता, एक्सेप्ट अगर वो कोई चाहे कि मैं इंटरेस्ट जनरेट करूंगा नहीं। ठीक है, किसी किसी के मन में होता है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अगर मन में बना लिया वो अलग बात है, बट अगर आप जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए।
ये जो आपको मैं इतना देर से बता रहा था ना, सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, ये देखो विदाउट अकम्पनी डिस्पैच शॉर्ट में भी बोला हुआ है। तो अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो जो भी हो, मैं आपको बस एक बार कनेक्ट करवाया कि जो भी मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर में पढ़ा रहा हूँ, हर चीज का आपको डिटेल्स में मिलेगा। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप उसको पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ाया, इसमें क्या बोला है सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज, सॉरी गलत बोल दिया, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, सर्विस बाय ऑफ गिविंग एन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, वो एग्जेम्प्टेड होता है। बट अगर 8 से 10 का कोई रेंटिंग कैब है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो लायबल टू जीएसटी। बस यही बात कर रहा है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, चलो आपको और एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये बबलू ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छा है, जो मैं नहीं करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा नहीं है। बबलू ट्रांसपोर्टर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मटेरियल, रिलीफ माने जब कहीं पर कोई क्या होता है ना, अरे क्या बोलते हैं उसको, फ्लड आ गया हो, नेचुरल कैलामिटी कुछ हो गया हो, है ना। तो वहां जैसे केरला फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स बाई रोड फ्रॉम दिल्ली टू एर्नाकुलम, केरला में पड़ता है। बबलू ट्रांसपोर्टर इज द व्यू दैट it is not liable to pay GST on the said service provided as said service are exempt, you are required to advise। इस इशू में आपको एडवाइस देने के लिए बोल रहे हैं, क्या बबलू ट्रांसपोर्ट को जीएसटी देना पड़ेगा? वो रिलीफ मटेरियल लेके दिल्ली से केरला गया है, क्या कहते हो? सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज फॉर रिलीफ मटेरियल मींट फॉर विक्टिम्स इन कनेक्टेड विद नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो, exempt from GST. Therefore, service provided by Bablu Transporter will exempt from GST. So just know the rules, then you can easily handle the answers. Okay. सर मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो करवाया, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं कराया आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, एडवाइस भी दे रहा हूँ कि सर प्लीज थोड़ा गो थ्रू करें, और जिसके बारे में भी आप पढ़ोगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स प्रोविजंस भी नोट्स के अंदर जाके गो थ्रू कर दिया कर। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए मुझे जरूर पूछे कि सर ये पॉइंट बता दो, मुझे समझ, चाहे ऑफलाइन में आके पूछ लो या ऑनलाइन में ही पूछ लो। ऑफलाइन में अगर पूछोगे तो ज्यादा सुविधा होता है बताने में, क्योंकि इस तरह का क्वेरीज ऑफलाइन में आजकल मैं ज्यादा ले रहा हूँ। अदरवाइज इट्स ओके। सर आज इतना ही है, बाकी जिन लोगों में ऑलरेडी जीएसटी के टेस्ट के लिए बोला, आई थिंक उस दिन ऑफलाइन में बोला था, किसके किसके ऊपर जीएसटी टेस्ट बोला था? सनोन को पता होगा। आई थिंक मैंने एग्जाम बोला था, क्या एग्जामेशन बोला था? अच्छा, एग्जामेशन था, टाइम ऑफ सप्लाई था और वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई था। ये आप लोगों को पढ़ना, जो जिन लोगों का हो गया है या फिर जिनको एग्जाम सामने है उसको पढ़ के रेडी करके देना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड एग्जामेशन। और उससे पहले किसके ऊपर टेक्स्ट दिए थे सनोन? इनपुट क्रेडिट, नहीं सॉरी इनपुट क्रेडिट नहीं, बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन पे दिए थे ना, इंट्रोडक्शन, सप्लाई एंड चार्ज। तो जिन लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है, सप्लाई हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ठीक है, वो लोग उसके ऊपर भी दे सकता है। और जैसे अभी मैं एग्जामेशन करवा दिया, उधर आपका टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई जिनका हो चुका है वो रिवाइज कर ले या फिर एक बार गो थ्रू कर ले, और जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा, नो इशू। ठीक है, इस तरह से एक एक टॉपिक रेडी कर लो और ऑफलाइन टेस्ट दे दो सर। सोमवार और मंगलवार नॉर्मली मैं टाइम रखा हूँ टेस्ट के लिए ऑफलाइन में, और इसके अलावा मैं स्पेशल डेट देके भी बोल देता हूँ कि इस दिन आके देना है। ठीक है, तो चलो सर आगे कम्युनिकेट कर लेंगे आप लोगों से, आज इतना ही है। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर, बाय। थैंक यू। थैंक यू सर, टाटा सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।